नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में सीज फायर को लेकर समझौता हुआ। एक अध्ययन के अनुसार भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण पृथ्वी की धुरी यानी एक्सिस 31.5 इंच तक झुक गई है। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया। केंद्र ने टोमेटो ग्रैंड चैलेंज यानी टीजीसी के विजेताओं के लिए वित्त पोषण और मेंटरशिप की घोषणा की। OPCW द हेग पुरस्कार 2024 भारतीय रासायनिक परिषद को प्रदान किया गया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया। बाल विवाह की समाप्ति पर केंद्रित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा अन्य कई मंत्रालयों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस अभियान में सभी नागरिकों से सक्रिय रूप से आगे बढ़कर बाल विवाह का विरोध करने का आह्वान किया गया है। चलिए अब बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में जानते हैं। पहला है फोकस के क्षेत्र। इस अभियान के तहत सर्वाधिक बाल विवाह वाले 7 राज्यों और लगभग 300 जिलों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। दूसरा है सहयोगात्मक दृष्टिकोण। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 2029 तक बाल विवाह की दर को 5% से कम करने के उद्देश्य से एक एक्शन प्लान तैयार करने का आह्वान किया गया है। तीसरा है बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल। यह एक इनोवेटिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से नागरिक बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से आम नागरिक देश भर में बाल विवाह रोकथाम अधिकारियों CMPOs के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। चलिए अब भारत में बाल विवाह की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। इसमें पहला है बाल विवाह में कमी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में बाल विवाह में उल्लेखनीय कमी आई है। 2005 से 2006 में 47.4% लड़कियों का विवाह 18 साल से पहले हो जाता था, जो 2015 से 2016 में घटकर 26.8% पर आ गया है। दूसरा है गरीबी और बाल विवाह। NFHS 5 के अनुसार निम्नतम आय वर्ग यानी सबसे गरीब 20% परिवारों में 40% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है, जबकि उच्चतम आय वर्ग यानी सबसे अमीर 20% परिवारों में यह आंकड़ा केवल 8% है। तीसरा है सर्वाधिक बाल विवाह वाले राज्य। इनमें पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, असम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना शामिल है। आइए बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम जानते हैं। पहला है बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 PCMA। इस कानून के जरिए बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। दूसरा है बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। भारत इस कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। तीसरा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR। यह अपने मूल कार्यों के साथ साथ बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाता है। बाल विवाह के परिणाम की बात करें तो इससे यौन और घरेलू हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है। इसके कारण शिक्षा और कौशल विकास पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। समय से पहले और बार बार गर्भधारण के कारण लड़कियों के प्रजनन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है और बाल विवाह के कारण एक स्वतंत्र और खुशहाल विवाह के अधिकार का उल्लंघन भी होता है। बढ़ते अगली मुख्य खबर की तरफ। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में सीज फायर को लेकर समझौता हुआ। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह ने 13 महीने से चल रहे सीमा संघर्ष को समाप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता से लाए गए सीज फायर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच वर्तमान सीमा संघर्ष ने पूर्ण युद्ध का रूप धारण कर लिया था। चलिए सबसे पहले इजराइल हिजबुल्लाह समझौते के मुख्य बिंदु जानते हैं। यह सीज फायर समझौता 2006 में अपनाए गए UNSC रेजोल्यूशन 1701 के प्रावधानों पर आधारित है।
बात करते हैं इजराइल के लिए प्रावधान की। इस समझौते के तहत इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF 60 दिनों के भीतर लेबनान के आंतरिक हिस्सों से वापस ब्लू लाइन पर आ जाएगी। इजराइल और लेबनान के बीच ये ब्लू लाइन संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2000 में निर्धारित की गई थी कि दोनों देशों के बीच एक अनौपचारिक सीमा के रूप में कार्य करती है। अब हिजबुल्लाह के लिए प्रावधान जानते हैं। हिजबुल्लाह को लिटानी नदी के दक्षिण से अपने सभी लड़ाकों को वापस बुलाना होगा और हथियारों को हटाना होगा। लेबनान के लिए प्रावधान को देखें तो दक्षिणी लेबनान में लेबनानी सेना और यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान यानी UNIFIL इजरायली डिफेंस फोर्स और हिजबुल्लाह की जगह लेंगे। लेबनानी सरकार की सहमति के बिना लेबनान में ना तो किसी विदेशी सेना की तैनाती होगी और ना ही हथियारों की आपूर्ति की जाएगी। अंत में UNSC रेजोल्यूशन 1701 के बारे में भी जान लेते हैं। UNSC रेजोल्यूशन 1701 के कारण ही 2006 का इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध समाप्त हुआ था। इस रेजोल्यूशन के अनुसार लेबनान की लिटानी नदी के दक्षिणी हिस्से में केवल लेबनानी सेना और UN पीस कीपिंग फोर्स के सैनिक ही सशस्त्र बल के रूप में मौजूद रहेंगे। एक अध्ययन के अनुसार भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण पृथ्वी की धुरी यानी एक्सिस 31.5 इंच तक झुक गई है। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में इस बात का खुलासा किया गया है कि भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण पृथ्वी के घूर्णन ध्रुव रोटेशनल पोल में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इस प्रकार इस नवीन अध्ययन में पृथ्वी पर मानव गतिविधियों के चलते उत्पन्न प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। आइए अध्ययन में सामने आए मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। 1993 से 2010 के बीच भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण पृथ्वी का घूर्णन ध्रुव 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर खिसक गया है। इसके कारण पृथ्वी का मास डिस्ट्रीब्यूशन काफी बदल गया है, जिसके चलते समुद्र के जल स्तर में 0.24 इंच की वृद्धि दर्ज की गई है। इस रिसर्च के मुताबिक जमीन से बहुत अधिक पानी निकाले जाने और व्यापक पैमाने पर महासागरों में भूजल के पहुंचने से पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में यह बदलाव आया है। यह बदलाव 4.36 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से हुआ है। इस अध्ययन ने पहले के जलवायु मॉडल्स को चुनौती दी है, जिनमें मुख्य रूप से ध्रुवीय हिमचादर के पिघलने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अध्ययन के मुताबिक जहां एक तरफ विश्व के अधिकांश महासागरों के समुद्री जल स्तर में लगभग 10 मिलीमीटर की वृद्धि हुई है, वहीं उत्तर पश्चिमी भारत और पश्चिमी उत्तरी अमेरिका जैसे क्षेत्रों में भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में समुद्र का जल स्तर कम हुआ है। चलिए अब पृथ्वी की गति के बारे में भी जान लेते हैं। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जबकि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए अब पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का प्रभाव भी जान लेते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, जबकि इसके परिक्रमण के कारण ऋतुएं बदलती हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव ऊष्मा वितरण में भिन्नता, मौसम और जलवायु क्षेत्रों आदि के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। केंद्र सरकार ने PM E-ड्राइव योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया। हाल ही में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट यानी PM E-ड्राइव योजना में आंशिक संशोधनों को अधिसूचित किया है। इन संशोधनों के जरिए L5 श्रेणी के इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स को योजना के तहत सब्सिडी का लाभ दिया गया है। चलिए सबसे पहले इस अधिसूचना के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। बात करें प्रतिवाहन प्रोत्साहन की तो इसके तहत 1 अप्रैल 2024 से 7 नवंबर 2024 तक 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा यानी kWh की सब्सिडी दी गई। इस दौरान प्रतिवाहन प्रोत्साहन की अधिकतम राशि 50,000 रुपये थी। 8 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि में 2,500 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए प्रतिवाहन प्रोत्साहन की अधिकतम राशि 25,000 रुपये तय की गई है। सब्सिडी प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए वाहन की अधिकतम एक्स फैक्ट्री कीमत 5 लाख रुपए है और इस फंड के तहत 715 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चलिए अब PM E-ड्राइव योजना के बारे में बात करते हैं।
इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम प्रोत्साहन प्रदान करके ऐसे वाहनों को अपनाने में तेजी लाना और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना को सुविधाजनक बनाना है। इसकी क्रियान्वयन अवधि 2024 से 2026 तक है। इसके लक्ष्यों को देखें तो इसमें इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों यानी E2Ws, इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों यानी E3Ws और इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों यानी E4Ws, इलेक्ट्रिक बसों और इलेक्ट्रिक 2 पहिया या 3 पहिया वाहनों के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करना आदि शामिल है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय को इसका नोडल मंत्रालय बनाया गया है। चलिए इस योजना के 3 घटक भी जान लेते हैं। पहला है सब्सिडी घटक। इसके तहत इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन, इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहन, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस, इलेक्ट्रिक ट्रक और अन्य नई उभरती इलेक्ट्रिक वाहन श्रेणियों के लिए मांग के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। दूसरा है पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान घटक। इसमें इलेक्ट्रिक बसों, चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क की स्थापना और भारी उद्योग मंत्रालय की टेस्टिंग एजेंसियों को अपग्रेड करने के लिए अनुदान दिया जाता है। और आखिरी है योजना का प्रशासन घटक। इसमें सूचना, शिक्षा और संचार यानी IEC गतिविधियों का संचालन तथा परियोजना प्रबंधन एजेंसी यानी PMA के लिए शुल्क शामिल है। केंद्र सरकार ने टोमेटो ग्रैंड चैलेंज यानी कि TGC के विजेताओं के लिए वित्त पोषण और मेंटरशिप की घोषणा की। टोमेटो ग्रैंड चैलेंज का उद्देश्य टमाटर की आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता के लिए नवीन व सार्थक समाधान सुनिश्चित करना है। इसे शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ के सहयोग से उपभोक्ता कार्य विभाग ने 2023 में आरंभ किया था। ज्ञातव्य है कि टमाटर के साथ साथ प्याज और आलू को सामूहिक रूप से टॉप्स कहा जाता है। कृषि आधारित सभी उपजों में से टॉप्स की कीमतों में सबसे अधिक उतार चढ़ाव होता है। चलिए अब टॉप्स के बारे में भी जान लेते हैं। भारत में टॉप्स की खेती, उत्पादन और उपभोग सबसे अधिक मात्रा में होता है। यहाँ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI की सब्जियों वाली श्रेणी में टॉप्स का हिस्सा 1/3 से अधिक है। आइए टॉप्स की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव से जुड़े मुद्दों पर एक नजर डालते हैं। पहला है मौसमी उत्पादन। फसल के कम उत्पादन वाले मौसम में आपूर्ति की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं, जबकि अत्यधिक पैदावार होने पर कीमतें गिर जाती हैं। दूसरा है प्राकृतिक कारक। मौसम की अनियमितता और कीटों के हमले मूल्य संबंधी अस्थिरता को बढ़ाते हैं। तीसरा है भंडारण की कमी। CII की एक रिपोर्ट के अनुसार भंडारण सुविधाओं का अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्र के पास है और ये मुख्य रूप से कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और गुजरात में केंद्रित है। इसके अलावा इन सुविधाओं की संख्या भी अपर्याप्त है। चौथा है असंगठित बाजार। टॉप्स के लिए दुग्ध सहकारी समितियों जैसे मजबूत नेटवर्क की कमी है, जो उत्पादकों को उपभोक्ताओं से सीधे जोड़ सके। पांचवा है ऑपरेशन ग्रीन्स के कार्यान्वयन में समस्याएं। टॉप्स की विविध किस्मों और उनके उगने की अलग अलग स्थितियों के कारण प्रभावी मार्केटिंग रणनीतियां बनाना मुश्किल हो जाता है। चलिए अब टॉप्स के मूल्यों में स्थिरता के लिए शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। पहला है ऑपरेशन ग्रीन्स। इसे ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य टॉप की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना है। इसके तहत अन्य फलों और सब्जियों यानी टोटल को भी शामिल टॉप से टोटल किया गया है। दूसरा है ग्रामीण कृषि बाजार यानी ग्राम। किसानों को सीधे अपने उत्पाद बेचने के लिए ग्रामीण हाट यानी कि गांव के बाजारों को ग्रामीण कृषि बाजारों ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। तीसरा है एकीकृत बागवानी विकास मिशन यानी MIDH। इसका उद्देश्य बागवानी का समग्र विकास करना है। इसमें कम लागत वाली प्याज भंडारण संरचना के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है। आखिर में अन्य पहले भी देख लेते हैं। इसमें ग्रामीण गोदामों के लिए कृषि विपणन अवसंरचना यानी AMI, किसान रेल सेवा, मूल्य स्थिरीकरण कोष यानी PSF आदि शामिल हैं। नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। OPCW द हेग पुरस्कार 2024 भारतीय रासायनिक परिषद को प्रदान किया गया। रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी OPCW का प्रतिष्ठित द हेग पुरस्कार भारतीय रासायनिक परिषद को केमिकल सेफ्टी को बढ़ावा देने और रासायनिक हथियार कन्वेंशन CWC के सख्त पालन के लिए प्रदान किया गया है।
आपको बता दें ये पहली बार है कि रासायनिक उद्योग से संबंधित किसी संस्था को उसके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2014 में रासायनिक हथियार निषेध संगठन द्वारा CWC के लक्ष्यों को प्राप्त करने में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को सम्मानित करने के लिए द हेग पुरस्कार की स्थापना की गई थी। चलिए अब सबसे पहले रासायनिक हथियार कन्वेंशन यानी CWC के बारे में जान लेते हैं। ये कन्वेंशन 1997 में लागू हुआ था और वर्तमान में 193 देश इसके पक्षकार हैं। भारत इस कन्वेंशन का मूल हस्ताक्षरकर्ता देश है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों द्वारा रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, उन्हें प्राप्त करने, भंडारण, हस्तांतरण या उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी को समाप्त करना है। OPCW इसका कार्यान्वयन निकाय है जिसका मिशन विश्व को रासायनिक हथियारों से मुक्त बनाना है। OPCW को 2013 में शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि रासायनिक हथियार विषाक्त रसायन होते हैं जिनका उपयोग किसी को मारने या उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। रासायनिक हथियारों की परिभाषा के अंतर्गत ऐसे गोला बारूद, उपकरण और अन्य सामग्रियां भी आती हैं जो विशेष रूप से विषैले रसायनों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई हों। अब बात करते हैं कि CWC का भारत में कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है। नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन यानी NACWC भारत में CWC के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय प्राधिकरण है। NACWC की स्थापना रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम 2000 के तहत की गई थी। चलिए अब भारतीय रासायनिक परिषद यानी ICC के बारे में भी बात कर लेते हैं। यह कार्बनिक या अकार्बनिक रसायन, प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल्स सहित भारत के रसायन उद्योग की सभी शाखाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है। इसे भारत के रासायनिक उद्योग के विकास को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए 1938 में स्थापित किया गया था और उद्योग क्षेत्र में इसकी भागीदारी को देखें तो यह भारत के $220 बिलियन के रासायनिक उद्योग के 80% से अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। आपको बता दें 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। वे सिखों के 9वें गुरु थे। साथ ही वे एक महान योद्धा, आध्यात्मिक विभूति और मातृभूमि के प्रेमी थे। उनके प्रमुख योगदानों को देखें तो उन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश का प्रचार प्रसार किया। साथ ही अंधविश्वास, जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत का विरोध किया। इसके अलावा समानता, न्याय, बंधुत्व और स्वतंत्रता पर आधारित उनकी शिक्षाएं एक सशक्त और जीवंत भारत के निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने पंजाब में चक नानकी नामक शहर की स्थापना की जो बाद में श्री आनंदपुर साहिब के रूप में विकसित हुआ। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद दी चादर के नाम से भी जाना जाता है। हम गुरु तेग बहादुर जी से वीरता, आध्यात्मिकता, नेतृत्व, दृढ़ संकल्प जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारत के विदेश मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सौर परियोजनाओं के लिए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सौर परियोजनाओं को फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर और सेशेल्स में लागू किया जाएगा। इसके लिए भारत $2 मिलियन की वित्तीय सहायता देगा। ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI क्रूड दोनों प्रकार के कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि OPEC प्लस अपनी आगामी बैठक में तेल उत्पादन बढ़ाने की पूर्व योजना को टाल सकता है, इसलिए तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। निजी ड्रोन विनिर्माता एंड्योर एयर सिस्टम्स ने इंडियन आर्मी को अपना इनोवेटिव सबल 20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन दिया है। इसे देश के पूर्व क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। सबल 20 ड्रोन एडवांस्ड इलेक्ट्रिक मानव रहित हवाई वाहन UAV है। इसे वायु मार्ग से लॉजिस्टिक्स की आपूर्ति के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA ने बड़े आतंकी हमलों से निपटने के लिए जम्मू शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के एक स्थायी केंद्र की स्थापना की है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 के तहत गठित किया गया था। यह एक संघीय बल है जिसे आपातकालीन स्थितियों में तैनात किया जाता है। हाल ही में UNAIDS की
विश्व एड्स दिवस रिपोर्ट 2024 एड्स को समाप्त करने के लिए सही मार्ग अपनाएं यानी टेक द राइट पाथ टू एंड एड्स शीर्षक से जारी की गई। HIV से संक्रमित 39.9 मिलियन लोगों में से 9.3 मिलियन लोगों को अभी भी जीवन रक्षक उपचार प्राप्त नहीं हो रहा है। दुनिया भर में HIV संक्रमण के 1.3 मिलियन नए मामले सामने आए हैं। CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI के शोधकर्ता नैनोजाइम्स के होराइजन्स का विस्तार इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें बायोमैटीरियल्स को बदलने के लिए उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जा सके। नैनोजाइम्स एंजाइम्स के समान गुण रखने वाले नैनोकण हैं। ये धात्विक धातु ऑक्साइड आधारित, कार्बन आधारित या अन्य प्रकार के हो सकते हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI के 2024 संस्करण का औपचारिक रूप से विमोचन कर दिया गया है। इस वर्ष की थीम है डिजिटल कल का निर्माण, डिजिटल रेडीनेस के लिए सार्वजनिक निजी निवेश और वैश्विक सहयोग। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ई-दाखिल पोर्टल के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की घोषणा की है। इसकी शुरुआत पहली बार 2020 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC ने की थी। NCDRC उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक अर्ध न्यायिक आयोग है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए